हेलो फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हो। आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे टैक्सेशन लॉ से रिलेटेड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के बारे में। मैं आप लोगों को बता देता हूं कि आप लोग कंटिन्यू अपने एग्ज़ाम की तैयारी करते रहिए, ठीक है। और स्कीम यूनिवर्सिटी का काम है, स्कीम तो देगी ही, ठीक है। तो स्कीम का वेट ना करें, आप लोग तैयारी कंटिन्यू करते रहें, ठीक है। और जहाँ तक क्लियर है पुरानी नोटिस से, तो शायद एग्ज़ाम तो एमसीक्यू ही होना चाहिए, ठीक है। और एमसीक्यू की इजी नोट्स वगैरह भी आने लगी हैं, ठीक है। तो आप लोग जो है तैयारी करते रहें अपने एग्ज़ाम की। और स्कीम तो यूनिवर्सिटी देगी ही, ठीक है। तो स्कीम का वेट ना करें, आप लोग तैयारी करते रहें। चलिए बात करते हैं एमसीक्यू की, टैक्सेशन लॉ से रिलेटेड। पहला क्वेश्चन कहता है कि केंद्र, राज्य और स्थानीय सरकारों की आय और राजस्व का मुख्य स्रोत क्या है। तो आपको याद रखना है, कर मतलब टैक्स, समझ गए। बी ऑप्शन सही होगा आपका यहाँ पर, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब केंद्र, राज्य, ठीक है, और स्थानीय सरकारों की आय, इनकम और राजस्व का मुख्य स्रोत क्या है। तो कर है, ठीक है, टैक्स जिसे कहते हैं। बी ऑप्शन सही होगा आपका। क्वेश्चन नंबर दूसरा कहता है कि करदाता द्वारा बिना किसी प्रत्यक्ष लाभ प्राप्ति की आशा से सरकार को किया जाने वाला अनिवार्य भुगतान क्या कहलाता है। तो याद रखिएगा, कर कहलाता है, टैक्स कहलाता है। कर का मतलब होता है टैक्स, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा कहता है कर मतलब टैक्स कैसा भुगतान है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ठीक है। आपको कंटिन्यू पूरी वीडियो देखनी है, जितने भी टैक्सेशन लॉ से रिलेटेड आपको मिले, और पूरी वीडियो देखनी है, ठीक है। सारे क्वेश्चंस देखने हैं और प्रैक्टिस सारे क्वेश्चंस की करनी है। जितनी ज़्यादा बार आप पढ़ोगे उतना ही ज़्यादा आपको तैयार होगा और याद रहेगा, ठीक है। और एग्जाम में अच्छे मार्क्स तभी आएंगे जब आप अच्छे से पढ़ोगे और बार बार प्रैक्टिस करोगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर तीसरे में बी ऑप्शन सही होगा, मतलब जो कर होता है वो कैसा भुगतान है, अनिवार्य भुगतान है, ठीक है। अनिवार्य भुगतान है, बी ऑप्शन सही होगा आपका। क्वेश्चन नंबर चार कहता है करारोपण के उद्देश्य क्या हैं। तो करारोपण के उद्देश्य जो है अर्थव्यवस्था का नियमन, आय की प्राप्ति और राजस्व की प्राप्ति। याद रखना है आपको इनको, ठीक है। ये हैं करारोपण के उद्देश्य। तो ये सभी मतलब डी ऑप्शन सही होगा आपका यहाँ पर, ठीक है। मतलब करारोपण के उद्देश्य क्या है, तो अर्थव्यवस्था का नियमन भी है, आय की प्राप्ति भी है, और राजस्व की प्राप्ति है। मतलब ये सभी डी ऑप्शन सही होगा आपका यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर चार में डी ऑप्शन सही होगा आपका। क्वेश्चन नंबर पाँच कहता है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में। तो पूछा क्या गया है भैया, अनुच्छेद पूछा गया कि किस अनुच्छेद में यह प्रावधान है कि विधि के प्राधिकार के बिना कोई कर अधिरोपित अथवा संग्रहित नहीं किया जाएगा। तो अनुच्छेद 265 में ये प्रावधान किया गया है, ठीक है। अनुच्छेद 265, सी ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर सिक्स कहता है भारतवर्ष में कितने लाख तक की आय कर मुक्त है, ठीक है, टैक्स फ्री है। तो याद रखिएगा 2.5 लाख रुपए तक। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है आपका यहाँ पर, ठीक है। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर सेवन क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर सेवन कहता है कि कर टैक्स का निर्धारण कौन करता है।
तो याद रखिएगा केवल सरकार करता है। समझ गए? यहाँ पे जो ऑप्शंस हैं उस हिसाब से यहाँ पर केवल सरकार करता है टैक्स का निर्धारण। ठीक है भाई। गृह मंत्रालय तो होगा नहीं, निर्माण मंत्रालय ये भी नहीं होगा, वरिष्ठ अधिकारी ये भी नहीं होगा, तो सिर्फ केवल सरकार। ठीक है, तो कर टैक्स का निर्धारण कौन करता है भैया? केवल सरकार करता है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है कि कर मतलब टैक्स निम्न में किसके लिए होता है? तो क्वेश्चन नंबर 8 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निश्चित सेवा के लिए नहीं। ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही होगा? बी ऑप्शन सही होगा, निश्चित सेवा के लिए नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है? शुल्क फी मतलब फीस किसके लिए होती है? शुल्क किसके लिए होती है? तो याद रखिएगा निश्चित सेवा के लिए। किसके लिए? निश्चित सेवा के लिए, मतलब ए ऑप्शन आपका यहाँ पर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है? शुल्क का निर्धारण कौन कर सकता है? तो याद रखिएगा शुल्क का जो निर्धारण करता है सरकार या सरकारी एजेंसियां भी करती हैं और प्राइवेट संस्थान आदि भी करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10 में आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, ए एवं बी दोनों। ठीक है, ए और बी दोनों शुल्क का निर्धारण कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। दिए गए विकल्पों में से कर मतलब टैक्स कौन सा नहीं है? आपको बताना है कि जो विकल्प दिए गए हैं इनमें से कर कौन सा नहीं है। ठीक है, तो याद रखिएगा लाइसेंस शुल्क जो होता है वो कर नहीं होता है। ठीक है, आय कर, बिक्री कर, टोल टैक्स ये सारे कर के अंतर्गत आते हैं, लेकिन पूछा गया है कौन सा कर नहीं है। तो लाइसेंस शुल्क जो दिया जाता है वो कर के अंतर्गत नहीं आता है। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शुल्क नहीं है? यहाँ पे पूछा गया है कि कौन सा शुल्क नहीं है। ठीक है भैया, तो रोड टैक्स मतलब सी ऑप्शन सही होगा आपका। भाई प्रवेश शुल्क आप देते हो, पंजीकरण शुल्क देते हो, शिक्षा शुल्क देते हो, लेकिन रोड टैक्स जो है वो शुल्क नहीं है, वो टैक्स है। ठीक है, तो 12 नंबर में आपका सी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है किसी राज्य द्वारा व्यक्तियों या विविध संस्थाओं से जो अधिभार लिया जाता है उसे क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा कर कहते हैं, कर मतलब टैक्स कहते हैं उसे। बी ऑप्शन आपका सही होगा यहाँ पर। ठीक है, क्या कहते हैं? कर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कर कितने प्रकार के होते हैं? टैक्स के टाइप्स कितने हैं? ठीक है, या कितने प्रकार के होते हैं टैक्स? तो याद रखिएगा आप लोग 2 प्रकार के होते हैं टैक्स। ठीक है, एक डायरेक्ट टैक्स होता है और दूसरा होता है इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 14 में ए ऑप्शन सही होगा, 2 प्रकार के होते हैं टैक्स। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है सेवा के बदले दी जाने वाली रकम क्या कहलाती है? तो याद रखिएगा सेवा के बदले दी जाने वाली रकम जो होती है वो शुल्क कहलाती है। ए ऑप्शन सही होगा आपका। 16 नंबर क्वेश्चन कहता है करारोपण प्रणाली का क्या उद्देश्य नहीं है? तो याद रखिएगा इनमें से कोई नहीं। डी ऑप्शन तो पूरी तरह से बिल्कुल सही होगा। ठीक है, मतलब धन का समान वितरण जो है
और देश के विकास को गति प्रदान करना, और ए एवं बी दोनों, ये तो बिल्कुल ही नहीं है। ठीक है, तो करारोपण प्रणाली का क्या उद्देश्य नहीं है? तो इनमें से कोई नहीं, डी ऑप्शन सही होगा आपका। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत विधि के प्राधिकार के बिना कर ना आरोपित करने का प्रतिनिध केवल और केवल करों के संबंध में ही लागू होता है, शुल्क के संबंध में नहीं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 17 में आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, अनुच्छेद 268। ठीक है, अनुच्छेद 268। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि 2.5 से 5 लाख रुपए की आय पर कर लगता है, तो कितने % लगता है आपको बताना है। अगर 2.5 लाख से 5 लाख रुपए की आय है तो उस पर कितना कर लगेगा वो आपको बताना है यहाँ पर। ठीक है, तो आप लोग याद रखिएगा 10%। कितने %? 10% टैक्स आपको देना पड़ेगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 18 का बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा आपका। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करेंगे। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में केंद्र सरकार द्वारा राज्यों को अनुदान देने का प्रावधान किया गया है? तो याद रखिएगा अनुच्छेद 273 और 275। ठीक है, अनुच्छेद 273 और 275 में केंद्र सरकार द्वारा राज्यों को अनुदान देने का प्रावधान किया गया है। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है कि 5 से 10 लाख की आय पर कितने % का कर का प्रावधान है भैया? तो याद रखिएगा आप लोग 20% टैक्स देना पड़ता है। जब आप 5 से 10 लाख जिनकी आय होती है उन्हें आय पर, टोटल आय पर 20% जो है टैक्स जो बनता है वो आपको 20% टैक्स देना पड़ता है। ठीक है, तो याद रखिएगा 20%। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है भारतीय संविधान में अनुच्छेद 268 के पश्चात कौन से संशोधित अनुच्छेद के द्वारा भारत सरकार को सेवा कर मतलब सर्विस टैक्स आरोपित करने की शक्ति प्रदान करता है? तो याद रखिएगा अनुच्छेद 268 का में। किसमें? अनुच्छेद 268 का में। ए ऑप्शन सही होगा 21 का। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है दिए गए विकल्पों में टैक्स मतलब कर के सामाजिक उद्देश्य क्या हैं? तो याद रखिएगा ये सभी, डी ऑप्शन सही होगा आपका। कौन सा ऑप्शन सही होगा? डी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता है कि कर मुद्रा के रूप में अंशदान अनिवार्य है जो नागरिकों के सामान्य हित एवं कल्याण पर व्यय करने हेतु सरकार नागरिकों से वसूल करती है। यह परिभाषा किसका है आपको बताना है। तो प्लेहल का है ये परिभाषा। किसका है? प्लेहल का, मतलब सी ऑप्शन सही होगा आपका। प्लेहल ने ये परिभाषा दी है। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है कर का तत्व निम्नलिखित में से कौन सा है? तो याद रखिएगा आप लोग यहाँ पर जितने भी हैं ये सभी मतलब देश के नागरिकों द्वारा कर का भुगतान और देश की मुद्रा में कर का भुगतान और अनिवार्य भुगतान, ये सारे जो हैं कर के तत्व में आते हैं। ठीक है, तो ये सभी, डी ऑप्शन सही होगा आपका। कौन सा ऑप्शन सही होगा भैया? डी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 25 कहता है कि कर में कौन सी भावना सन्निहित होती है? तो याद रखिएगा त्याग की भावना।
बी ऑप्शन सही होगा, त्याग की भावना सन्निहित होती है। क्वेश्चन नंबर 26 कहता है कर एकत्रीकरण का लक्ष्य होता है जन कल्याण, बी ऑप्शन सही होगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा? बी ऑप्शन। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि आपके साथ साथ आपके फ्रेंड्स लोग भी तैयारी एग्जाम की अच्छे से कर सकें। ठीक है, आप लोग वीडियो को पूरा देखा करिए और सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए। ठीक है, सारे के सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं, एक दो नहीं, सभी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं और आपके लिए बेहद जानना जरूरी है। जो स्टूडेंट टैक्सेशन से ही कर रहे हैं, हम जीएसटी से ही कर रहे हैं लॉ, उनके लिए तो बहुत ही ज़रूरी है जानना। और जो स्टूडेंट 6 सेमेस्टर में हैं, एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए तो बेहद ही ज़रूरी है। ठीक है, तो पूरी वीडियो देखिए, सारे क्वेश्चन देखिए, प्रैक्टिस करिए बार बार। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतने ज़्यादा याद हो जाएगा आपको और भूलेंगे नहीं। ठीक है, तो अब हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। और शेयर करें, और चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल ऑन कर लीजिए। ठीक है, अब हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।